नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे टर्की क्विट्स इस्तांबुल कन्वेंशन वाला टॉपिक के ऊपर। देखिए, 2-3 दिन से ये न्यूज़ चल रहा है कि टर्की ने इस्तांबुल कन्वेंशन क्यों छोड़ा। वैसे टर्की ने इस्तांबुल कन्वेंशन क्विट किया था लास्ट मार्च में, पर अभी टर्की में काफ़ी वीमेन प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इसलिए इस्तांबुल कन्वेंशन अगेन न्यूज़ में आया। तो ऑब्वियस ही बात है, हमारी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में हमें यह जानना ज़रूरी है इस्तांबुल कन्वेंशन क्या है, ये कितने देशों ने साइन किया है, इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस है और टर्की ने उसको क्यों क्विट किया है। तो ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले वाई इन न्यूज़। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया टर्की ने इस्तांबुल कन्वेंशन वैसे मार्च 20, 2021 में छोड़ा था। Thousands of women marched across the largest cities on July 1 to protest Turkey's official withdrawal from the Istanbul Convention. Heavy police intervention and violence were reported throughout the country. यही रीजन है ये इस्तांबुल कन्वेंशन अभी न्यूज में आने का। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं ये इस्तांबुल कन्वेंशन क्या चीज है। देखिए, काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस, यही है इस्तांबुल कन्वेंशन। नाम से आपको पता चल गया होगा, शॉर्ट फॉर्म में इसको इस्तांबुल कन्वेंशन बोलते हैं। वैसे ये यूरोप का एक कन्वेंशन है ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। वीमेन के अगेंस्ट वायलेंस जो होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको कॉम्बैट करने के लिए, चाहे वो एक्सटर्नल वायलेंस हो या डोमेस्टिक वायलेंस हो, यूरोपियन नेशंस ने एक कन्वेंशन बनाया। और इसमें आश्चर्य की बात यह है, टर्की वाज द फर्स्ट कंट्री टू राटिफाई दिस कन्वेंशन। और टर्की ने ये जो इस्तांबुल कन्वेंशन में प्रोविजंस है ना दोस्तों, इसको अपने नेशनल लॉ में भी डाल दिया था, क्योंकि वो विमेन प्रोटेक्शन में इतने इंटरेस्टेड थे। पर मार्च में इन्होंने ये छोड़ दिया। वो कारण क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। It is a human rights treaty of the Council of Europe against violence against women and domestic violence, which was open for signature on 2011 in Istanbul, Turkey. तो वैसे जितने भी कन्वेंशन है वो जहां साइन होता है उसी शहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसलिए इसको इस्तांबुल कन्वेंशन बोलते हैं। इस्तांबुल में साइन हुआ था। वैसे कन्वेंशन पूरा क्या है, कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है। देखिए, एज ऑफ मार्च 2019 45 कंट्री साइन किया है and the European Union भी। Turkey became the first country to sign this convention. 2021 में Turkey became the first and only country to withdraw from the convention. Turkey first country भी था और 2021 में मार्च में Turkey became the first and only country, एक ही कंट्री अभी इस्तांबुल कन्वेंशन से विथड्रॉ किया है, वो है टर्की, राइट। अब दोस्तों, व्हाट द इस्तांबुल कन्वेंशन सेज, इस्तांबुल कन्वेंशन के मेजर प्रोविजंस क्या क्या है। इससे पहले एक बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक आइडिया होनी चाहिए इस्तांबुल कन्वेंशन क्या है, कौन कौन से एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है और इसके मेजर प्रोविजंस क्या क्या है। वैसे प्रिवेंशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन का एक कन्वेंशन है, तो आपको कॉमन सेंस से आप बता सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस होगा या होना चाहिए। पर ये पर्टिकुलर कन्वेंशन में ऐसा कुछ प्रोविजंस नहीं है जो होना चाहिए था, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है। सबसे पहला, द स्टेट हैज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विमेन के अगेंस्ट कोई भी वायलेंस हो उसको रोकने का, चाहे वो एक्सटर्नल वायलेंस हो या डोमेस्टिक वायलेंस हो। स्टेट मस्ट प्रमोट इक्वालिटी बिटवीन विमेन एंड मेन एंड प्रिवेंट वायलेंस, इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। जो भी प्रोविजंस है ना वो काफी कॉमन सेंस वाला प्रोविजन है, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप समझ सकते हो। It is a legally binding instrument which creates a comprehensive legal framework and approach to combat violence against women. एक legally binding instrument रहेगा, ठीक है। और state which ratify the convention must criminalize several offenses including, देखिए ये कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को रेटिफाई करेगा वो उनके अपने अपने कंट्री में कुछ ऑफेंसेस को क्रिमिनलाइज करना जरूरी है। कौन कौन सा है, साइकोलॉजिकल वायलेंस, स्टॉकिंग फिजिकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और दोस हु एक्सपीरियंस वायलेंस शुड हैव इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस टू सपोर्ट सर्विसेज। अगर किसी को वायलेंस एक्सपीरियंस करना पड़ा, उनके पास सारे एक्सेस होनी चाहिए, जैसे 24/7 टेलीफोन सर्विस, रेप क्राइसिस सेंटर्स, काउंसलिंग का फैसिलिटी, शेल्टर्स होनी चाहिए। स्टेट मस्ट एंश्योर ए कोऑर्डिनेटेड अप्रोच अमंग ऑल रेलेवेंट एजेंसी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर्स। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस इसके लिए काम करेंगे, जितने भी एजेंसीज काम करेंगे, इसके बीच में कोऑर्डिनेटेड अप्रोच वो भी स्टेट को ही इंश्योर करना है।
द स्टेट मस्ट इंश्योर दैट विक्टिम्स कैन क्लेम कॉम्पनसेशन। ठीक है, कॉम्पनसेशन भी अगर विक्टिम्स है कोई, इसके बावजूद इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बावजूद अगर कोई केस हुआ तो विक्टिम को ठीक तरह से कॉम्पनसेशन क्लेम करने का एक सिंगल विंडो सिस्टम भी होना चाहिए, राइट। और द स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन, एक मिनट, बेस्ड ऑन 4 पीस। क्या क्या है? प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स, प्रोसिक्यूशन ऑफ अफेंडर्स एंड इंटीग्रेटेड पॉलिसीज। तो बेसिकली उन्होंने 4 पीस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया। वो क्या क्या है? एक तो प्रिवेंशन हो गया, कुछ गलत होने से प्रिवेंट करना है, प्रोटेक्ट करना है, सपोर्ट करना है एंड प्रोटेक्शन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स तो एक ही में आ गया, और प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स, अगर कोई ऑफेंडर्स उसको प्रोसिक्यूट करना है, एंड इंटीग्रेटेड पॉलिसी भी होनी चाहिए। तो इतने सारे प्रोविजन है ये पर्टिकुलर इस्तांबुल कन्वेंशन में। अब दोस्तों ये डिस्कस करते हैं व्हाट द इस्तांबुल कन्वेंशन डज नॉट से। इस्तांबुल कन्वेंशन में क्या नहीं बोला है। देखिए, इस्तांबुल कन्वेंशन में काफी अच्छे अच्छे प्रोविजन हमने पढ़ा। आप कुछ चीज इस्तांबुल कन्वेंशन में एड्रेस नहीं किया है, वो क्या क्या है? कुछ अच्छा भी है, कुछ ड्रॉबैक्स भी है, वो आप ही डिसाइड कर लो क्या अच्छा है क्या बुरा है। सबसे पहला, ट्रेडिशन एंड वैल्यूज आर नॉट अंडर थ्रेट। देखिए, इस्तांबुल कन्वेंशन जितने कंट्रीज रैटिफाई करते हैं उनके ट्रेडिशन एंड वैल्यूज के ऊपर कोई मना नहीं है। मतलब आप जो ट्रेडिशन फॉलो करना है, कल्चर फॉलो करते हो, रिलीजन फॉलो करते हो, रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो, वो करो, पर इट कैनॉट बी यूज्ड एज ए जस्टिफिकेशन फॉर एक्ट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। अगर आपके रिलीजियस कल्चर एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉलो करने से औरतों को दिक्कत हो रहा है, वो नहीं होनी चाहिए। क्लियर? सेकेंड, रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिजेस इज नॉट इन द कन्वेंशन। ये क्या है? सेम सेक्स मैरिजेस इन्होंने एड्रेस नहीं किया, बेसिकली रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, जबकि यूरोपियन कंट्रीज में ये काफी कॉमन है। ठीक है, ये एड्रेस नहीं किया इन्होंने, एक ड्रॉबैक है। एक थर्ड जेंडर इज नॉट इंट्रोड्यूस बाय द कन्वेंशन नॉर इज देयर एन ऑब्लिगेशन टू रिकॉग्नाइज इट। थर्ड जेंडर इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है या इन्होंने रिकॉग्नाइज करने का कोई चांस भी है। थर्ड जेंडर मतलब मेल फीमेल के बाद एक थर्ड जेंडर भी है, LGBT वगैरह आपने सुना होगा। और स्पेसिफिक एजुकेशन मॉडल इज नॉट इम्पोज फॉर टीचिंग जेंडर इक्वालिटी। देखिए दोस्तों, ये सब कन्वेंशन बनाने का मतलब क्या है कि ये जो ऑर्थोडॉक्स स्टीरियोटाइप जो पुराने लोग हैं इनको समझाना भी तो पड़ेगा। कुछ लोग कुछ वायलेंस करते हैं उसको क्रेडिट मान लेते हैं, तो ऐसे स्टीरियोटाइप लोगों को समझाना तो पड़ेगा। तो इस तरह समझाने का या एजुकेट करने का कोई स्पेसिफिक एजुकेशन मॉडल जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, फाइटिंग स्टीरियोटाइप्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए कोई पर्टिकुलर एजुकेशन मॉडल इन्होंने इंपोज नहीं किया है। ये भी एक ड्रॉबैक बोल सकते हो। लास्ट एंड फाइनल, एक्सिस्टिंग माइग्रेशन एंड असेलम पॉलिसीज आर नॉट पुट इन क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, विमेन में सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन होता है? एक सेक्शन वो है जो माइग्रेटेड है, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में आते हैं, उनके अगेंस्ट वायलेंस होने का चांस ज्यादा है। दूसरा है जो असेलम सीकर्स है, जिनका कोई नहीं होता है, वो कोई असेलम में रहते हैं। तो इन 2 सेक्शंस के अगेंस्ट वायलेंस होने का चांस ज्यादा है। पर कुछ स्टेट्स में, कुछ कंट्रीज में एक्सिस्टिंग माइग्रेशन एंड असेलम पॉलिसीज में ड्रॉबैक्स है। मेरा मतलब है उनके जो माइग्रेशन एंड असेलम पॉलिसी से वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है वायलेंस को रोकने के लिए। इस पर्टिकुलर चीज को कन्वेंशन ने क्वेश्चन नहीं किया है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको चेंज करो, ऐसा नहीं किया है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। तो इतना चीजें इस्तांबुल कन्वेंशन में नहीं बोला है, जबकि एड्रेस करना चाहिए था। पर ये जो ट्रेडिशन एंड वैल्यूज आर नॉट अंडर थ्रेट वाला चीज अच्छा है, पर एक तरफ से हमारे इस दुनिया में ऐसे कई सारे रिलीजियंस है जिसमें ऐसे कई सारे ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है जो विमेन के अगेंस्ट ऐसे वायलेंस या जस्टिफिकेशन ऑफ वायलेंस यूज करता है, तो इसको भी एड्रेस करना चाहिए था। तो आपको क्या लग रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मतलब इस्तांबुल कन्वेंशन में जो नहीं बोला है उसके बारे में पूछ रहा हूं मैं। अब दोस्तों, $1 मिलियन क्वेश्चन, व्हाई टर्की पुल आउट ऑफ इस्तांबुल कन्वेंशन? टर्की ने इस्तांबुल कन्वेंशन क्यों छोड़ा? देखिए, इससे पहले आपको मैं एक बात बताऊं, एक डाटा बताऊं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 रिलीज हुआ था। इसके हिसाब से टर्की का रैंक जो है 133 है ग्लोबल जेंडर गैप में। ऊपर से यूनाइटेड नेशन वीमेन एजेंसी का एक रिपोर्ट के हिसाब से 38% ऑफ वीमेन इन टर्की फेस वायलेंस फ्रॉम ए पार्टनर इन देयर लाइफ टाइम। टर्की के 38% वीमेन जो है वायलेंस फेस कर रहा है, वो भी अपने पार्टनर से। तो इतना बुरा कंडीशन के बावजूद टर्की जैसे कंट्री इस्तांबुल कन्वेंशन जैसे कन्वेंशन से विड्रॉ किया, जो कि वीमेन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था।
ठीक है, टर्की का ये मूव के बाद काफ़ी कंट्रीज ने टर्की के अगेंस्ट बोला भी, ये बोला टर्की ने जो किया सही नहीं किया, बड़ा ड्रैकोनियन मूव है। अब रीज़न क्या बता रहा है टर्की ये विड्रॉ करने का? देखिए दोस्तों, वैसे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं निकला है, फिर भी उनके नेशनल पार्टी के मेंबर्स ने ये बोला है, कन्वेंशन डिमीन्स ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर, प्रमोट्स डाइवर्सिटी एंड एनकरेजेस एक्सेप्टेंस ऑफ एलजीबीटीक्यू इन सोसाइटी। ये 3 कारण वो लोग बोल रहे हैं। एक तो ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, ऊपर से डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहा है, तीसरा एनकरेजेस एक्सेप्टेंस ऑफ एलजीबीटीक्यू। एलजीबीटीक्यू क्या है? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वियर। ये टर्की को बिल्कुल राजी नहीं है। टर्की बोल रहा है ये सब हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज के अगेंस्ट है, हम ये एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी वगैरह को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वैसे आपको पता है टर्की एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, ये अलग बात है, मैंने बस बता दिया। अब देखिए और एक स्टेटमेंट आया था, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इस्तांबुल कन्वेंशन ओरिजिनली इंटेंडेड टू प्रमोट वीमेन राइट वाज हाईजैक्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल अटेम्प्टिंग टू नॉर्मलाइज होमोसेक्सुअलिटी। टर्की का कहना यह भी है जब हमने इसको ज्वाइन किया था और हम सबसे पहले इसको ज्वाइन किया था, तब ये वीमेन के राइट को प्रमोट एंड प्रोटेक्ट करने के लिए एक कन्वेंशन था, पर अभी इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने हाईजैक किया और वो लोग होमोसेक्सुअलिटी को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दिस इज अगेंस्ट अवर सोशल एंड फैमिली वैल्यूज। पता नहीं कौन सा सोशल एंड फैमिली वैल्यूज है, हेंस द डिसीजन टू विथड्रॉ। तो इनका कारण यही लग रहा है कि इनको ये लग रहा है अभी ये जो कन्वेंशन है पूरा एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को थोड़ा सा फ्रीडम दे रहा है एंड होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट कर रहा है। इसी वजह से एर्डोगन साहब ने ये डिसाइड किया कि हम अभी इस्तांबुल कन्वेंशन में नहीं रहेंगे, राइट। अब दोस्तों इस्तांबुल कन्वेंशन के बारे में जो कुछ भी बताना था मैंने बता दिया। टर्की क्यों विथड्रॉ किया, मेजर प्रोविजंस क्या है, क्या नहीं बोला है, सब कुछ बता दिया। अब देखिए यूनाइटेड नेशंस वीमेन का एक डाटा के बारे में मैंने बताया था। जब मैं यूनाइटेड नेशंस वीमेन का वेबसाइट देख रहा था, मुझे काफ़ी इंफॉर्मेटिव एक चीज़ मिला। ये आपके मेंस के आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो आप इस तरह की डाटा, वो भी एक इंटरनेशनल एजेंसी से एक डाटा आया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। वैसे हमारे जनरल स्टडीज़ पेपर में एक टॉपिक भी है, रोल ऑफ वीमेन, देयर इश्यूज, प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज। इसमें इस तरह की डाटा आप कोट कर सकते हो, ठीक है। इसमें काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, ध्यान दीजिएगा। वैसे आप पढ़ने से समझ में आ जाएगा, मैं जल्दी जल्दी पढ़ के जा रहा हूँ, कोई टफ लैंग्वेज नहीं है। ग्लोबली एन एस्टिमेटेड 736 मिलियन वीमेन, मतलब ऑलमोस्ट 1 in 3 हैव बीन सब्जेक्टेड टू इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। 1 in 3 वीमेन ग्लोबली इंटीमेट पार्टनर वायलेंस इनको फेस करना पड़ रहा है, राइट। और क्या है, मोस्ट वायलेंस अगेंस्ट वीमेन इज परपेट्रेटेड बाय करंट और फॉर्मर हस्बैंड्स। मैक्सिमम वायलेंस जो वीमेन के साथ हो रहा है या तो हस्बैंड से हो रहा है या प्रीवियस हस्बैंड से हो रहा है। और रिलेशनशिप की बात करें, 1 in 4 adolescent girls एज 15 to 19 हैव एक्सपीरियंस फिजिकल एंड सेक्सुअल वायलेंस। 1 in 4 adolescent girls मतलब 15 से 19 के बीच में जितने वीमेन हैं उसमें 4 में से 1 को फिजिकल एंड सेक्सुअल वायलेंस फेस करना पड़ा है। और 1 in 7 women had experienced physical और sexual violence from an intimate partner or husband in past 12 months। देखिए 1 in 7 women, 7 में से 1 को फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस फ्रॉम एन इंटीमेट पार्टनर और हस्बैंड फेस करना पड़ रहा है, वो भी पास्ट 12 मंथ्स में। और कॉल्स टू हेल्पलाइंस हैव इंक्रीज 5-fold इन सम कंट्रीज। कुछ कंट्रीज में हेल्पलाइन में जो कॉल्स आ रहा है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। ग्लोबली 6% ऑफ वीमेन रिपोर्ट दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल वायलेंस। ग्लोबली देखा जाएगा तो केवल 6% वीमेन रिपोर्ट करते हैं कि उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है। 137 वीमेन आर किल्ड बाय ए मेंबर ऑफ देयर फैमिली एवरी डे। ये ग्लोबल डाटा है, इंपॉर्टेंट है। 136 वीमेन हर दिन मरता है, ठीक है। फ्यूअर देन 40% ऑफ वीमेन हु एक्सपीरियंस वायलेंस सीक हेल्प ऑफ एनी सॉर्ट, ठीक है। 40% से नीचे जो वीमेन है वो कुछ हेल्प के लिए आगे आता है। ग्लोबली वायलेंस अगेंस्ट वीमेन डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट्स लो एंड लोअर मिडिल इनकम कंडीशन रीजन। मैक्सिमम ये जो वायलेंस आपको देखने को मिलेगा लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में, और उससे भी नीचे जो कंट्रीज उसी में। डेवलप कंट्रीज में कम है ये बोला जा रहा है। अगला, एटलीस्ट 155 कंट्रीज ऑफ पास लॉस ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। 155 कंट्रीज ने ऑलरेडी डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट लॉस पास किया है। एंड सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस के अगेंस्ट 140 कंट्रीज ने लॉ पास किया है। अच्छी बात है। हमारे देश में भी विशाखा गाइडलाइंस वगैरह आपने सुना होगा, अगर नहीं पता तो पढ़ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, हमने खुद आपको पढ़ाया है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बारे में बात करें, 49% जो है अडल्ट वीमन होता है। एंड
1 in 5 वुमेन 18 साल से पहले इनकी शादी हुई है, कई सारी कंट्रीज में, इंडिया में भी ये हो रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, एटलीस्ट 200 मिलियन वीमेन एंड गर्ल्स एज 15 to 14 ईयर्स हैव अंडरगोन फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इन 31 कंट्रीज। ये मैक्सिमम होता है जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन होता है अफ्रीकन कंट्रीज में, प्रिसाइजली वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में। ये क्या होता है, फीमेल्स का जो जेनिटल पार्ट्स है उसको रिमूव करते हैं कहीं कहीं, कभी उसको सील देता है, ऐसे कई सारे प्रोसीजर्स होता है। आप गूगल में सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये भी एक ट्रेडिशनल प्रोसीजर है जो कुछ कंट्रीज में होता है, गलत है। 15 मिलियन एडोलेसेंट गर्ल्स वर्ल्ड वाइड हैव एक्सपीरियंस्ड फोर्स्ड सेक्स। 15 मिलियन, देखिए दोस्तों, 15 मिलियन अडल्ट गर्ल्स जो है वो भी 15 से 19 साल के बीच में उनको फोर्स्ड सेक्स एक्सपीरियंस होना पड़ा। एंड स्कूल रिलेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस भी है, वो भी एक मेजर बेस्टिक है। देखिए स्कूल में भी जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है जो यूनिवर्सल स्कूलिंग एंड राइट टू एजुकेशन फॉर गर्ल्स के लिए एक ऑब्स्टेकल बन के रहा है। 1 in 10 women in European Union report having experienced cyber harassment since the age of 15। 15 साल से ही इनको साइबर हरासमेंट फेस करना पड़ रहा है, वो भी यूरोपियन यूनियन में, जबकि एक डेवलप कंट्री है। Across 5 regions 82% of women parliamentarians reported, पार्लियामेंटेरियन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है विमेन, उनको भी छोड़ा नहीं, 82% का कहानी यह है, दे हैव एक्सपीरियंस सम फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल वायलेंस व्हाइल सर्विंग देयर टर्म्स। साइकोलॉजिकल वायलेंस भी, इमोशनल साइकोलॉजिकल वायलेंस भी इनके साथ होता है, वो तो 82% विमेन पार्लियामेंटेरियंस बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मेजर इंफॉर्मेशन है, मुझे लगा इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। इसका थोड़ा बहुत आप पढ़ के आपको जो समझ में आए नोट बना के रख दीजिएगा, आपके मेंस आंसर राइटिंग में ये कोट कर सकते हो आप। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट, ए वीडियो में इधर फिनिश कर रहा हूं। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स के थ्रू बता दीजिएगा। ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है आपको harshitdwedi.com वेबसाइट में मिल जाएगा, अभी मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इसका प्रिंट आउट लेना है तो ज़रूर ले लीजिए। शेयर ऑप्शन में जाके आपको सेव टू PDF वाला ऑप्शन मिलेगा, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था इसलिए मैं बता रहा हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।